दोस्तों दिसंबर और जनवरी में जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होने जा रही है उसके लिए अगर देखा जाए तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये जो मंथ है यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से ये चुनना हो कि 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं तो हमें पैटर्न को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस आधार पर वर्तमान समय में जो परीक्षाएं आयोग करवा रहा है तो उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर हमने बहुत ही सावधानी से 50 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चुना है। तो आज का ये मॉक टेस्ट नंबर 24, इसमें कुल मिला के 50 प्रश्न हैं और अगर आप इसे एक टेस्ट की तरह लगाना चाहते हैं तो आप मान चलिए कि 50 प्रश्न और एक प्रश्न 2 अंक का, तो कुल मिला के 100 नंबर का यह आपका टेस्ट है। अब देखते ये हैं कि इसमें हम नेगेटिव मार्किंग कितनी रखें। चलो 0 कर देते हैं और अब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आज के इस मॉक टेस्ट में कितने अंक आप प्राप्त कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जून 2025 में आयोजित 51वें 51th G7 शिखर सम्मेलन यानी कि G7 समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जून 2025 में जो 51वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा 2025 में G7 समिट का यह 51th यानी कि 51वां संस्करण था और इसका आयोजन कनाडा के अल्बर्टा के कारानस्कस में किया गया था। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चांग E6 मिशन किस देश से संबंधित है। चांग E6 मिशन का संबंध किस देश से है। ऑप्शन में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और रूस हैं और सही आंसर होगा आपका चीन। विकल्प बी आपका करेक्ट है। चांग E6 चीन का एक चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर हिस्से डार्क साइड ऑफ द मून से नमूने लेकर वापस आना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शन में ब्रुसेल्स, वाशिंगटन डीसी, द हेग और लंदन है और मोस्ट प्रोबेबल आप लोग ब्रुसेल्स पे जा रहे होंगे क्योंकि नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। तो ये आपका गलत है। सही जवाब द हेग नीदरलैंड है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील। सही आंसर है दोस्तों आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और अमेरिका ने ICET पहल के तहत महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की थी। सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, कोलंबिया या फिर भारत। सही आंसर है दक्षिण कोरिया। वर्ष 2025 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी ये दक्षिण कोरिया को मिली थी और इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये थीम है और यही थीम पिछले वर्ष भी थी, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर कौन कार्यरत थे। तो दोस्तों ये थे कौन, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ नहीं, संजीव खन्ना नहीं। सही जवाब है न्यायमूर्ति BR गवई। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि वर्तमान समय में यानी कि जब हम बात कर रहे हैं 25 नवंबर को इस घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो जो 53वें CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी बन चुके हैं भारत के नए CJI, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि न्यायमूर्ति BR गवई ये भारत के 52वें क्रम के CJI थे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोबा 3 मिशन जो हाल ही में खबरों में था किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। प्रोबा 3 मिशन जो खबरों में था किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। नासा, इसरो या फिर ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या फिर जाक्सा। सही आंसर है दोस्तों इसका ESA यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। प्रोबा 3
ESA का मिशन है जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये जो घटना है ये जून 2025 की है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो सही जवाब होगा आपका दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ, हर्षवर्धन अग्रवाल। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही डिक्ल पटेरा श्री सैलमिका, क्या नाम है? डिक्ली पटेरा श्री सैलमिका क्या है? तो डिक्ली पटेरा श्री सैलमिका दोस्तों क्या है? ये एक फूलदार पौधा है। विकल्प बी आपका करेक्ट है। और यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में खोजी गई एक नई पौधे की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC का फाइनल मैच कहां पर खेला गया? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल मैच जून 2025 में कहां पर खेला गया? दोस्तों आपका आंसर होगा लॉर्ड्स इंग्लैंड, यानी कि विकल्प सी आपका यहां पर करेक्ट है। 2023 से 2025 चक्र का WTC फाइनल जून 2025 में लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, डिजी फ्रेमवर्क यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव किन देशों के बीच एक पहल है? डिजी फ्रेमवर्क किन देशों के बीच एक पहल है? भारत, चीन, रूस, भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, फ्रांस, UAE या फिर क्वाड देशों के बीच में? दोस्तों सही आंसर इसका विकल्प बी है, भारत, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। यह 4 देशों के बीच डिजिटल बुनियादी ढांचे यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक पहल है। इसका नाम क्या है? डिजी फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फतह 2 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? फतह 2 नामक यह हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका अनावरण किया गया कहां पर? तो ईरान के द्वारा किया गया। आपका जो उत्तर है वो विकल्प बी बनेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो ईरान है उसने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 का प्रदर्शन किया था जून 2025 के महीने में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाकुंभ 2025 का आयोजन संपन्न हुआ? तो ये तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में मुख्य कार्रवाई कहां पर आयोजित की गई, यानी कि जो मुख्य कार्यक्रम था वो कहां पर आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो था ये उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया गया था? और इसका आंसर दोस्तों वाराणसी में। सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए 2025 में योग दिवस का मुख्य आयोजन वाराणसी में किया गया था। हाल ही में हिंसा प्रभावित कुर्रम जिला किस देश में स्थित है? कुर्रम जिला किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या फिर सीरिया? सही आंसर दोस्तों इसका पाकिस्तान। कुर्रम जिला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है जहां अक्सर सांप्रदायिक झड़पें होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फ्रेट समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? ग्लोबल फ्रेट समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों आंसर होगा दुबई में। ग्लोबल फ्रेट समिट यह दुबई UAE में आयोजित की गई थी। कब? जून 2025 में। नाविक क्या है जिसके विस्तार की योजना भारत सरकार ने बनाई है? एक पनडुब्बी है, गलत है। भारत की नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और नाविक इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, भारत की अपनी GPS प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों इसका आंसर है विकल्प सी यानी कि चाइना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा भी लिया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य
किस वर्ष तक रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर है 2027 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन होगा, अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस इंटरनेशनल अभिधम डे समारोह का आयोजन किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में? सही आंसर है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 6 और 7 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस का आयोजन किया। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2025 में डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि DSR कॉन्क्लेव के दौरान उत्तर प्रदेश को किस वर्ष तक ग्लोबल फूड बास्केट बनाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका 2030 तक, विकल्प सी सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2025 में डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि DSR कॉन्क्लेव के दौरान उत्तर प्रदेश को 2030 तक ग्लोबल फूड बास्केट बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की योजना के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी, इसका थीम विषय क्या चुना गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास यानी कि महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अक्टूबर 2025 एग्जैक्टली 2024 होना चाहिए। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों से है? सही जवाब विकल्प ए होगा यानी कि पाली भाषा। दोस्तों आप जानते हैं कि पाली भाषा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों की भाषा है और उत्तर प्रदेश के जो बौद्ध स्थल हैं जैसे कि संकिसा फर्रुखाबाद जिले में का पाली साहित्य से गहरा उल्लेख है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध इसी स्थान पर देवताओं के लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस फसल की किस्म को ऐतिहासिक महत्व देते हुए बढ़ावा देने की बात कही है जिसे भगवान बुद्ध का महाप्रसाद माना जाता है? सही जवाब होगा इसका काला नमक चावल यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगस्त 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% होते हुए भी राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में कितना योगदान देता है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका 21%, विकल्प सी सही है। अगस्त 2025 में जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में 21% का योगदान देता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश के पास देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? तो 11% है और ये खाद्यान्न उत्पादन का 21%, इसी 11% जमीन से 21% उत्पादन ये करता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को, विकल्प बी आपका करेक्ट है। 2025 अगस्त में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम का स्थान लिया और 1 अगस्त 2025 को पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों बात करें अगर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम के बारे में, तो यह पिछले उप प्रमुख थे जिनका स्थान लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने लिया। और इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है? तो वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं। और अनिल चौहान कौन है? तो वर्तमान में भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी कि CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अक्टूबर 2025 में घोषित नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? नरगिस मोहम्मदी, निहोन हिंडाक्यो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और LS बिजारस्की। इसमें से कोई भी सही नहीं है। सही जवाब इसका होगा मारिया कोरिना मचाडो। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को और ये वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता हैं। उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए प्रदान किया गया है।
अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया। साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में एनी अर्नो ये भी नहीं है, और हानकॉन भी नहीं है, लुइस ग्लुक भी नहीं है, और ओल्गा टोकाजुर्ग भी नहीं है। सही जवाब क्या बनेगा? देखो दोस्तों, लाजलो क्राजना होरकाई को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य के क्षेत्र में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है लाजलो क्राजना होरकाई को, जो कि हंगरी के लेखक हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो लाजलो हैं ये हंगरी के लेखक हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, जो सेबी के 10वें अध्यक्ष थी कौन थी? माधवीपुरी बुश थी। इनका स्थान लिया गया किसके द्वारा? तो तुहिन कांत पांडे के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों जो अगस्त सितंबर 2025 में चर्चा में रहे, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो दोस्तों, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था ऋषभ शेट्टी को कांतारा मूवी के लिए। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और फसल विविधीकरण, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, फसल उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को आसान ऋण और भंडारण सुविधा प्रदान करना तथा नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का नया चरण अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया। यह मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लिए है? तो दोस्तों, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन और बाद में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही जवाब है CS शेट्टी, यानी कि विकल्प बी सही है। पूरा नाम इनका होगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में संपन्न हुई रणजी ट्रॉफी 2024-25 सत्र का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा विकल्प बी यानी कि विदर्भ ने। और दोस्तों, ये विदर्भ जो विजेता बना है तो फाइनल में किसको हराया था? केरल को हराया था। यह विदर्भ का तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब है। ATP फाइनल्स 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को हराकर किसने यह खिताब अपने नाम कर लिया था? तो दोस्तों, ATP फाइनल्स 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को हराया गया था जेनिक सिनर के द्वारा। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI में गोल्डन पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों टॉक्सिक मूवी के लिए। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI में गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो था यह लिथुआनिया की एक फिल्म है टॉक्सिक, जिसको प्रदान किया गया है। इसके निर्देशक कौन थे? सोले ब्ल्यूवाइते को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला था? बोगदान मुरेसानू को। फिल्म का नाम था द न्यू ईयर दैट नेवर कम, रोमानिया की फिल्म है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया था क्लेमेंट फाइव को। ये होली का मूवी है फ्रांस की। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया वेस्टा माउलाइटे को, वेस्टा मातुलाइटे और ईवा रूपी कहते को टॉक्सिक मूवी के लिए, जो कि लिथुआनिया की मूवी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए जो 2025 की चर्चा में रहा था, किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 ये प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को। जबकि 2025 में यह अवार्ड गया है किसको? तो मोहनलाल जो कि मलयालम सुपरस्टार हैं। तो 2024 का पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को, 25 का पुरस्कार मोहनलाल को प्रदान किया गया। भौतिकी यानी कि फिजिक्स में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों, एलन एस्पेक्ट और जॉन क्लाजर ये नहीं है, हॉपकिल्ड और जेफरी ई हिंटन ये भी नहीं है, और ना तो विकल्प सी है। सही जवाब है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस्कू। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा
कि इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमातीकरण की खोज के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह खोज क्वांटम दुनिया के गुणों को एक बड़े पकड़ने लायक सिस्टम में प्रदर्शित करती है और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक किसने जीता है? सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अक्टूबर 2025 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। यह चैंपियनशिप मिस्र के काहिरा में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री इंगा रगनीनियन, क्या नाम है? इंगा रगनीनियन, तो इनकी नियुक्ति हुई है। मतलब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इंगा की नियुक्ति की गई है? दोस्तों सही जवाब होगा इसका लिथुआनिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। लिथुआनिया की सीमा 4 देशों से लगती है। यह उत्तर में लातविया से और दक्षिण पश्चिम में रूस के बीच स्थित है। पोलैंड भी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चौथा देश बेलारूस जो पूर्व और दक्षिण में स्थित है। लिथुआनिया की राजधानी दोस्तों होती है विनियस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों सही आंसर होगा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश और कौशल विकास, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम का प्राथमिक फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने और निवेश को बढ़ावा देकर अल्प रोजगार की समस्या को हल करना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, विजेताओं में कौन शामिल है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं इनमें कोई भी नाम वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में शामिल नहीं है, कोई शामिल नहीं है। इसका सही आंसर बनेगा, वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं में भारत का एजुकेट गर्ल्स संगठन शामिल है। इसके अलावा मालदीव की साहिना अली और फिलीपींस के फादर विलानुएवा शामिल हैं। यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय संगठन को मिला है जिसके लिए उसे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है, जो अक्टूबर माह में सूती वस्त्र उद्योग के लिए चर्चा में रहा? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाते हैं 7 अक्टूबर को। विकल्प बी आपका करेक्ट है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रहा PM विद्यालक्ष्मी या शिक्षा ऋण से संबंधित नई पहल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये जो उद्देश्य है इसका अर्थ होगा कि मेधावी छात्रों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करना। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। PM विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करके मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस पहल के तहत छात्रों को एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने, विभिन्न लोन विकल्पों की तुलना करने और छात्रवृत्तियां देखने की सुविधा मिलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एकीकृत सौर ऊर्जा परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट का विस्तार चर्चा में रहा? सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर और आगरा ऑप्शन में है। सही जवाब बनेगा सोनभद्र में रिहंद बांध। तो सोनभद्र के रिहंद बांध पर एकीकृत सौर ऊर्जा परियोजना के तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट का विस्तार चर्चा में है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला और देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह परियोजना जो है दोस्तों ये रिहंद बांध पर है और इसकी क्षमता होगी 150 मेगावाट। साथ ही साथ इसकी जो लागत आएगी वो 750 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी और यह बांध में बने गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर विकल्प ए है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति के संदर्भ में किस बात पर सर्वाधिक चर्चा हुई? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की स्थिति के संदर्भ में चाइल्ड वेस्टिंग की दर का उच्च होना सबसे अधिक चर्चा का विषय था।
और रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि बाल दुर्बलता की दर जो है ये 18.7% है, जो कि विश्व स्तर पर दूसरी सबसे अधिक है, जिससे भूख और कुपोषण की गंभीर स्थिति सामने आती है। और बात करें दोस्तों कि अक्टूबर 2025 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, तो इसमें 123 देशों में भारत की रैंक जो है वो 102 है। और यह रिपोर्ट में भारत का जो स्कोर है वो 25.8 था, जो भूख के स्तर को गंभीर श्रेणी में रखता है। ऑपरेशन बुलियन ब्लेज जो कि नवंबर में शुरुआत में खबरों में था, किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑपरेशन बुलियन ब्लेज यह सोने की तस्करी से संबंधित है। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन बुलियन ब्लेज राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा मुंबई में सोने की तस्करी और अवैध पिघलाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किस सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों इसका आंसर था सिंगल यूज प्लास्टिक। विकल्प बी इसका करेक्ट है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को किस खोज के लिए दिया गया था? अभी तुम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2024 के बारे में, लेकिन अभी हम 2025 का भी देखते हैं। तो फिलहाल ये जो खोज हुई थी 2024 वाली, ये माइक्रो RNA के लिए दी गई थी, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। अगर दोस्तों बात करें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025, तो ये दिया गया है मैरी ई ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन सकागुची को। इन्होंने क्या खोज की है? तो इन्होंने संयुक्त रूप से पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी कि परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता से संबंधित जो खोज की है। इस शोध में प्रतिरक्षा प्रणाली के उस तंत्र को उजागर किया गया है जो शरीर को स्वयं के ऊतकों पर हमला करने से रोकता है और जो ऑटो इम्यून बीमारियों को समझने और उनके इलाज में महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी पेड ग्रुप में। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हेल्प लिखकर 9452252260 पर, और बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।